एक एक पॉइंट बिल्कुल कवर करेंगे पूरा डिटेल के साथ। भैया अगर धान उगा रहे तो धान उगाओ, गेहूं है तो गेहूं उगाओ, ट्रैक्टर आया, ओ माय गॉड, खत्म। एक दिन में जो कहानी 2 दिन में होता था वो 1 घंटा में कर देता है ना। अंतर मतलब जो इसमें होता है वो इसमें नहीं होता। वो दोस्त अगर वो सब भी रहेगा फिर क्या होगा, फसल ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अब दोस्त ये पल जो होता है किसान के लिए सबसे सुखद पल होता है। भैया आप जानते हो पशु के गोबर होते हैं, है ना भैया, उनसे भी खाद बनाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दिए होंगे। क्या हाल चाल, सब बढ़िया। चलिए पढ़ाई लिखाई चल रहा है घर पे। यस सर। तो चलिए दोस्त, आज बिल्कुल विज्ञान का पहला चैप्टर यानी जिसका नाम है आपको पता चल गया होगा, है ना, क्या कहोगे, बिल्कुल कक्षा 8 का ये आप लोग आज पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, शानदार जानदार। क्या कहोगे, चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फिर बच्चा अपने आप में अगर बात करें तो ये विज्ञान का आपका पहला चैप्टर है और शानदार जानदार है, तो बहुत अच्छे तरीका से पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट 1 नोट्स में आपको ये पूरा 1 शॉट में समाप्त कर देंगे और लहे लहे यानी आप कह सकते हो कि एक एक पॉइंट बिल्कुल कवर करेंगे पूरा डिटेल के साथ। इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर को पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब इसी में आपका है ना। चलिए तो दोस्त शानदार चैप्टर है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं सर कि इसमें फसल क्या होता है। गुरुजी यानी फसल क्या होता है। बाबू देखो ध्यान से समझो, आप लोग याद करो अपने गांव में देखे होंगे, कहा जाता है धान का फसल, गेहूं का फसल, यानी क्या कहोगे बहुत बड़े जमीन पर। अभी नहीं कि सर छोटा सा मेरा एक छोटा सा टुकड़ा है, कितना एकदम जितना आपका हाथ है, यहां पे हम लगा दिए एक मक्के का वृक्ष, क्या ये फसल कहलाएगा, नहीं चला। मेरे बच्चा एकदम पूरा एक क्या हो, बहुत बड़ा एरिया हो जिसको प्लॉट कहते हैं। आप लोग सुनते होंगे गांव में प्लॉट में लगा हुआ है, इतना बीघा प्लॉट में लगा हुआ है, इतना हेक्टेयर में लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों यानी बहुत बड़ी पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर जब उगाए जाते हैं तो मेरे बच्चा उसी को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, और एक ही किस्म का मतलब क्या भैया, अगर धान उगा रहे तो धान उगाओ, गेहूं है तो गेहूं उगाओ, है ना, मक्का है तो मक्का उगाओ। तो मेरे बच्चा सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में कि फसल क्या है। क्या बनता है क्वेश्चन दोस्त, फसल क्या है, फसल किसको कहते हैं। तो आप कहोगे प्यारा सा डिफिनेशन कि जब एक ही किस्म के पौधे, एक ही किस्म मतलब क्या, धान है तो धान, गेहूं है तो गेहूं, मक्का है तो मक्का, सोयाबीन है तो सोयाबीन, एक ही किस्म के पौधे। मेरे बच्चा जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं, बड़े पैमाने मतलब क्या, बहुत सारे क्षेत्र में उगाए जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं भैया, इसे हम फसल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, फसल कहते हैं। क्या कहोगे, जब एक ही किस्म के पौधे मेरे बच्चा किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाया जाता है तो भैया उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल कह सकते हो गेहूं का फसल, है ना, चावल का फसल, मक्का का फसल इत्यादि। अब मेरे बच्चा आप जानते हो क्या कि भैया सब फसल अपना अपना मौसम में बोया जाता है ना। अगर मान के चलो आप धान को कहोगे सर हम ठंडी में यानी दिसंबर में अगर रोपेंगे क्या धान होगा, नहीं मेरे बच्चा बिल्कुल। क्या कहोगे, फसल के प्रकार, फसल के प्रकार। तो फसलों को 2 वर्गों में बांटा गया है ना। फसल का जो प्रकार होता है तो फसलों को 2 भागों में हम बांटे हैं। एक में क्या कहोगे चला, एक में कहोगे दोस्त आपका आता है खरीफ फसल। क्या आता है दोस्त, खरीफ फसल। क्या होता है गुरुजी, भैया देखो नामे में है खरीफ फसल। क्या कहोगे दोस्त, भैया आप कहोगे वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में, मेरे बच्चा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि भैया खरीफ फसल कौन ऋतु में बोया जाता है या कौन मौसम में उपजाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में। मेरे बच्चा क्या कहोगे, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। मेरे बच्चा वर्षा ऋतु में बोया जाता है और भारत में आप जानते हो वर्षा ऋतु सामान्यतः क्या होता है, जून से शुरू होता है और सितंबर तक बारिश होता है। भैया जून जुलाई अगस्त में देखते होंगे बहुत वर्षा होता है ना। तो भैया क्या कहोगे, जून से यानी क्या कहोगे, भारत में वर्षा ऋतु जो है सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है और जब इसमें आपको फसल को उगाया जाता है तो ऐसी फसल को हम क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। मेरे बच्चा उसका उदाहरण आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। जैसे मक्का आपका क्या है, खरीफ फसल है। भैया कपास क्या है, कपास आपका खरीफ फसल है। धान खरीफ फसल है, सोयाबीन खरीफ फसल है। तो ये सब क्या है दोस्त, खरीफ फसल है। तो एकदम आपको खरीफ फसल समझ में आ गया होगा। क्या कहोगे, वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। पूछेगा खरीफ फसल का समय क्या है, कौन माह में होता है, तो क्या कहोगे, भारत में अगर वर्षा ऋतु का बात करें तो जून से लेकर सितंबर तक होता है। तो भैया जून से लेकर सितंबर तक में जो फसल
उगाया जाता है उसे हम क्या कह दिए, खरीफ फसल। एग्जाम्पल याद रखोगे, मक्का, कपास, धान, सोयाबीन इत्यादि। कुछ है दोस्त? नो सर। तो पहला हो गया खरीफ फसल और दूसरा होता है क्या कहोगे, रबी फसल। दूसरा क्या होता है, रबी फसल। अब भैया रबी फसल क्या होता है, तो आप कहोगे चला जी वह फसल जिन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है। मेरे बच्चा ठंड के मौसम में, मेरे भैया वह फसल जिन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है। भारत में याद रखोगे शीत ऋतु सामान्यतः भैया अक्टूबर से शुरू होता है, मार्च तक होता है। कहां तक होता है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक होता है। मेरे भैया ऐसी फसल को हम रबी फसल कहते हैं। इसमें आपका गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी इत्यादि आता है। तो भैया फसल दो प्रकार के, क्या कहोगे, खरीफ फसल और दूसरा क्या कहोगे, रबी फसल। भैया रबी फसल क्या होता है, तो वह फसल क्या कहोगे चला, वह फसल जो शीत ऋतु में बोया जाता है उसे हम रबी फसल कहते हैं। भारत में शीत ऋतु अक्टूबर से लेके मार्च तक होता है ना। इसमें एग्जांपल आपका गेहूं, चना, सरसों इत्यादि आ जाएगा, है ना गुरुजी। तो भैया फसल दो प्रकार के लाहला है, क्लियर है। अब दोस्त आप जानते हो कृषि पद्धतियां। अब दोस्त क्या होता है, ध्यान से समझना बाबू, कि भैया फसल को उगाने के लिए आपको कुछ क्रियाकलाप से गुजरना होता है। ऐसा है गए ऐसे मक्के फेंक दिए उधर से आपका एकदम फसल होके आ जाएगा, नहीं, उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है। तो क्या होता है दोस्त, कृषि पद्धतियां के बारे में लिखे। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे क्या, फसल उगाने के लिए किसान जो क्रियाकलाप करता है उसे कृषि पद्धतियां कहते हैं। मेरे भैया आप देखते होंगे पहले मिट्टी को क्या करते हैं, पोला बनाते हैं। पोला मतलब क्या, उसको चीरते हैं ताकि उसमें क्या हो जाए, ह्यूमस, नमी आ जाए, है ना। फिर उसमें आप बीज डालते हो, फिर पानी डालते हो, तब जाके आपका खाद डालते हो, तब जाके आपका क्या होता है भैया, एकदम फसल आता है ना गुरुजी। एक लंबा प्रोसेस है ना। तो क्या कहोगे, आप कहोगे फसल उगाने के लिए किसान जो क्रियाकलाप करते हैं उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे हम कृषि पद्धति कहते हैं। अब कृषि पद्धति के क्या क्या चरण हैं भैया, क्या क्या स्टेप हैं, कैसा कैसा स्टेप होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हो, पहले जाके बीज को छिड़काव कर देते हो, उसके बाद आप कहते हो अब रुको, अब खेत को अब जुताई करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो भैया कृषि पद्धतियां का चरण है, स्टेप बाय स्टेप है। तो पहला क्या है, मिट्टी का तैयार करना। मेरे बच्चा आप जो फसल करते हो उनके अनुसार मिट्टी को क्या करते हो, तैयार करते हो। वैसे कोई भी फसल आप बोते हो उसके लिए मिट्टी को क्या करते हो, तैयार करते हो। दूसरा क्या करते हो, बुआई करते हो, है ना। तीसरा खाद एवं उर्वरक देना होता है। फिर सिंचाई करना होता है ना, जिसको खरपतवारे से सुरक्षा करना होता है। फिर कटाई, फिर अंतिम में क्या, भंडारण। तो भैया अगर पूछेगा इनमें से कौन कृषि पद्धतियां नहीं है, तो बाबू इनमें सातों में से जो नहीं रहेगा वो नहीं है, जो है वो कहोगे आप है ना। तो भैया मेरे कृषि पद्धतियां में क्या क्या आता है, आपको मिट्टी की तैयार करना होता है, बुआई होता है, खाद एवं उर्वरक देना होता है, सिंचाई करना होता है, खरपतवार से सुरक्षा करना होता है, कटाई, फिर क्या कहोगे, भंडारण। तो भैया ये आपका सातों का साथ क्या है, कृषि पद्धतियां है। तो एक एक करके जानेंगे कि मिट्टी तैयार कैसे करते हैं। तो मेरे बच्चा पहला आप प्यार सा हेडिंग मारोगे, मिट्टी तैयार करना। देखो दोस्त अगर मिट्टी तैयार नहीं करोगे तो आपका फसल जो है क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, है ना, होगा ही नहीं। तो भैया मिट्टी तैयार कैसे करते हैं, तो भैया फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करते हैं, है ना। तो भैया क्या कहोगे, भैया मिट्टी तैयार करना, तो क्या कहोगे, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। सबसे पहले आप देखते होंगे किसान को भैया सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, है ना गुरुजी। भैया मिट्टी तैयार करने का लाभ, तो मिट्टी तैयार करने से क्या क्या लाभ होता है, तो अभी आपको बताए भैया उसमें ऊर्जा, नमी जितने होते हैं सब कुछ आ जाते हैं। तो आइए एक एक करके उनका लाभ देखते हैं कि भैया मिट्टी तैयार करने के क्या लाभ हैं। तो आप कहोगे सर मिट्टी तैयार करने के महत्वपूर्ण लाभ हैं, क्या क्या दोस्त। सबसे पहला क्या कहोगे भैया, पहला कहोगे अंकुरन आसानी से होगा। जैसे आप मिट्टी को क्या करते हो भैया, आप मिट्टी को तैयार करते हो तो बीज का जो अंकुरन होता है वो बहुत अच्छा होता है ना। क्या कहोगे, अंकुरन आसानी से होता है ना। दूसरा क्या कहोगे, वायु, मेरे बच्चा एकदम ध्यान से, वायु आसानी से मिट्टी में प्रवेश करेगी। मेरे बच्चा मान लो ये आपका समतल जमीन है, और जैसे आप इसको क्या करते हो भैया, जैसे आप मिट्टी को तैयार करते हो तो मिट्टी क्या होता है, ऊपर नीचा होता है। मेरे बच्चा हल चलेगा तो मिट्टी क्या होता है, फटता है तो क्या होगा, मिट्टी ऊपर नीचा होगा, उसमें सूर्य का प्रकाश आएगा, हवा चलेगा, फिर वर्षा होगा, है ना। तो भैया क्या होगा, आप कहोगे वायु आसानी से मिट्टी में प्रवेश करेगी। मेरे बच्चा जैसे ही मिट्टी को आप क्या करोगे, अलग करोगे तो उसमें क्या होगा, आप कहोगे वायु आसानी से मिट्टी में प्रवेश करेगी। फिर कहोगे नर्म मिट्टी में पौधे की जड़ें आसानी से फैल सकती है। अब जैसे दोस्त मिट्टी को आप तैयार करते हो तो मिट्टी क्या होगा, भुरभुरा हो जाएगा, है ना भैया। जैसे ही मिट्टी भुरभुरा होगा उसमें बीज आसानी से क्या होगा, धंस सकता है ना गुरुजी। क्या कहोगे, नर्म मिट्टी में पौधे की जड़ें आसानी से क्या होता है, फैल जाता है। जैसे आपका ये, आप कहोगे सर बिल्कुल ये मिट्टी है भैया, आप देखते होंगे फसल को क्या होता है दोस्त, इस तरह से आपका मान लीजिए ये फसल है ना। तो भैया
आपका इसका जड़ जो है नीचे फैलता है। तो कब फैलता है? जब मिट्टी क्या होगा? जब मिट्टी नमी होगा। अगर मान लो मिट्टी बहुत हार्ड है तो मेरे बच्चा ऐसा करो, तब ढलाई जगह कर लो और उस पर आप फसल को बो दो, क्या वहां फसल लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि मिट्टी आपका बीज का जो जड़ है वो मिट्टी के संपर्क में जाएगा ही नहीं। तो जाएगा नहीं तो फल कहां से उगेगा, है ना? तो भैया ये जो आपका फसल होता है दोस्त, उनके लिए मिट्टी को क्या करना होता है? नर्म यानी नमी बनाना होता है, ताकि उसका जड़ क्या हो? अंदर तक जाए। तो क्या कहोगे? नर्म मिट्टी में पौधे की जड़ें आसानी से फैल सकता है। फिर कहोगे लाभदायक सूक्ष्म जीवों में वृद्धि होती है। अब जैसे दोस्त आप मिट्टी को आप पोला बनाते हो तो उसमें क्या होता है? कुछ सूक्ष्म जीव आते हैं, जैसे आप केचुआ जानते हो जो मिट्टी को ह्यूमस बनाता है ना? तो भैया लाभदायक सूक्ष्म जीवों में क्या होती है? वृद्धि होती है। फिर कहोगे खाद व उर्वरक आसानी से मिल सकता है। जैसे आप मिट्टी को पोला बनाते हो यानी फाड़ते हो तो उसमें जब आप खाद और का छिड़काव करते हो तो वो आसानी से मिट्टी में क्या हो सकता है? मिल सकता है ना गुरुजी? तो खाद व उर्वरक आसानी से मिल सकता है। फिर कहोगे पोषक तत्व पलट कर ऊपर आ जाते हैं। जैसे आप मिट्टी को फाड़ते हो तो अंदर का जो पोषक तत्व होता है वो उलट पलट के क्या होता है? ऊपर आ जाता है, जो पौधों को उगने में बहुत काफी मदद करता है। तो सबसे पहला प्रथम चरण क्या है? मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने से क्या क्या लाभ है? तो भैया ये चारों पांचों आप 6 लाभ क्या करोगे? लिख दोगे। अगर आपसे पूछे कि मिट्टी तैयार करने के क्या क्या लाभ हैं, तो आप लिखोगे मिट्टी तैयार करने के निम्नलिखित लाभ हैं और 6 लाभ लहा लहा लिख दोगे, है ना? चलिए एकदम एक एक बात समझेंगे। अब दोस्त मिट्टी तैयार करने के लिए आपको क्या चाहिए? औजार चाहिए। तो दोस्त आप जानते होंगे साबिक जमाना में दोस्त, जब बहुत पहले पूर्वज का बात है, तो भैया पहले हल से देखते होंगे, हल से खेती होता था। अब बताओ दोस्त, हल से जब खेती होता था, आपको कल भी बताए थे कितना लंबा समय लगता था। तो अब क्या है? डेवलपमेंट आया है ना, विज्ञान पढ़ रहे हैं दोस्त, ट्रैक्टर आया, ओ माय गॉड, खत्म। एक दिन में जो कहानी 2 दिन में होता था वो 1 घंटा में कर देता है ना? आइए दोस्त, तो सबसे पहले क्या कहोगे? भैया मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? जुताई करना होता है ना? तो क्या कहोगे? आप कहोगे सर मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला, पोला मतलब क्या होता है? जुताई, यानी आप जो आप मिट्टी को काटते हो अलग होता है, उसी को पोला कहते हैं, गीलापन कहते हैं। क्या कहोगे दोस्त? मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। मेरे दोस्त अगर एग्जाम में पूछे 2 नंबर में जुताई क्या है, तो क्या लिखोगे? मिट्टी को उलटने पुलटने एवं पोला बनाने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। अब जुताई आप ट्रैक्टर से करते हो, हल से करते हो, कुदाली से करते हो ना? यस सर। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या है दोस्त? कृषि औजार। कृषि औजार में क्या क्या आता है दोस्त? कृषि औजार में आपका आता है हल। पहले साबिक जमाने में सबसे पहले क्या चलता था? हल। फिर क्या है? कुदाली। फिर क्या कहोगे? कल्टीवेटर। ये सब ट्रैक्टर में अब आ चुका है कल्टीवेटर, है ना? बहुत काम को आसान कर दिया है और टाइम का भी बहुत अच्छा बचत हो जाता है, हाँ, है ना? ये सब क्या है? कृषि औजार है। तो अब भैया आप जानते हो, बिल्कुल एक एक करके समझते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम जानते हैं कृषि औजार में किसके बारे में? हल के बारे में। हल आप लोग देखे होंगे, है ना? एकदम देखे हैं तो एकदम फटाफट बताइए, देखे हैं? यस सर। तो हल क्या होता है गुरुजी? आप कहोगे सर बिल्कुल हम अपने गांव में देखे हैं हल, है ना? भैया बिल्कुल यही आपका हल है। यहाँ पे क्या लगाते हैं? बैल लगाते हैं, है ना? ये चलता है तो मिट्टी को क्या करता है? फाड़ते हुए अलग चलते जाता है ना गुरुजी? यस सर। तो क्या कहोगे? हल क्या है? तो भैया कृषि कार्य के लिए हल महत्वपूर्ण औजार है। मेरे बच्चा कृषि कार्य के लिए हल क्या है? एक महत्वपूर्ण औजार है। इससे खेत में जुताई, खाद या उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह लकड़ी का क्या कहोगे? बना होता है, जिससे बैलों की जोड़ी अथवा ऊंट घोड़े की सहायता से खींचा जाता है। मेरे बच्चा जनरली बैल होता है, लेकिन जहां बैल नहीं होता है वहां आप देखोगे क्या भैया ऊंट भी घोड़े भी लगा के इनको क्या करता है? खींचा जाता है ना? इससे क्या कहोगे? लोहे की मजबूत त्रिकोणी पत्ती होती है। इसके अंदर देखोगे एक त्रिकोण क्या होता है? पत्ती होता है, जो जमीन में धंसता है और जमीन को अलग करते हुए निकलते चलता है ना? भैया मजबूत त्रिकोणी पत्ती होती है। क्या होती है? पत्ती, ब्लेड होता है, जिसे फाल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जिसे क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। और हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल सेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जिसे हम क्या कहते हैं? हल सेप्ट कहते हैं। तो अगर पूछे क्या कि भैया कृषि औजार में हल के बारे में वर्णन करो, तो आप आराम से लिख दोगे क्या कि हल क्या होता है? तो कृषि कार्य का एक महत्वपूर्ण औजार क्या है? हल है। जो हल से हम क्या करते हैं? खेत में जुताई करते हैं, है ना? खरपतवार को निकालने के लिए, मिट्टी को आप पोला बनाने के लिए क्या करते हो? हल का इस्तेमाल करते हो। मेरे बच्चा अब क्या होता है? हल से काम करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आप जानते हो अपना लोग साइंस पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? विस्तार होगा। तो हल के बारे में समझ में आ गया? यस सर। भैया क्या कहोगे? हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? हल सेप्ट कहते हैं। और मजबूत त्रिकोणी पत्ती होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। ये सभी याद रखोगे। चलिए दूसरा औजार क्या है दोस्त? दूसरा औजार है कुदाली। कुदाली देखियो आप लोग? यस सर। भैया कुदाली ऐसे देखो, है ना? यस सर। उससे भी मिट्टी को उलट पलट किया जाता है। घर में आप लोग देखे होंगे कुदाली क्या होता है।
भैया ये आपका कुदाली है, क्या कहोगे, इसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने में होता है। इसमें भैया लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे कुदाली से भी ये पशुओं द्वारा नहीं खींचा जाता है दोस्त, कुदाली में पशु थोड़ी लगाते हैं, कुदाली में पशु नहीं होता है, इसको तो हाथ से किया जाता है ना। चलिए हाँ, बस इसको इतना तक याद रखोगे, है ना, कुदाली में पशु थोड़ी लगाते हैं दोस्त। यस सर, क्या कहोगे, जिसका एक सिरा पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है ना। इसको इस तरह से काम करते हैं, आप लोग देखे घर में, ये आपका कुदाली है, इसमें आपका लकड़ी का कोई या लोहा का बेट लगा होता है। ये क्या होता है, किला होता है जो आपकी जमीन को क्या करता है, फाड़ता है। चलिए तीसरा क्या है दोस्त, कल्टीवेटर। आप लोग ट्रैक्टर देखे हो, ट्रैक्टर के पीछे एक कल्टीवेटर आप लोग देखे होंगे, है ना भैया। इसमें क्या होता है, इस तरह से ये आप इसको फार लगा होता है, ये जमीन को धस के क्या करता है, अलग करता है और पोला बनाता है। अब दोस्त देखो कल्टीवेटर, तो भैया आप जानते हो क्या, अभी सबके पास समय का अभाव है ना। तो भैया समय का अभाव है तो क्या लगता है आपको, अब हल से कुदाली से खेती हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्योंकि दोस्त आपको पता है कि दुनिया में जीवन जीने के लिए अन्न आपको पता है सबसे अधिक उपयोगी है ना, अन्न के बिना कुछ भी नहीं है। तो मेरे बच्चा, तो अब खेती अगर आपको अधिक करना हो तो हल से तो संभव नहीं है। तो साइंस पढ़ते हैं किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो अब आगे कहां पे, कल्टीवेटर पे। तो भैया आप कहोगे कल्टीवेटर जुताई का आधुनिक औजार है। मेरे बच्चा आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित क्या कहोगे, कल्टीवेटर से की जाती है। इससे समय व शक्ति दोनों की क्या होती है, बचत होती है। समय का तो खतरनाक बचत होता है, साथ में शक्ति का भी। अब बताओ किसान बैल से खींच रहा है दोस्त, क्या होगा, परेशान भी होगा। तो समय का भी बचत है प्लस शक्ति का भी क्या है, बचत है। तो बताओ कृषि औजार में तीनों चीज पढ़े, पहला हल, दूसरा कुदाली, तीसरा कल्टीवेटर, तीनों का तीनों क्लियर है, एकदम बताते चलना है। यस सर, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। अगला क्या है दोस्त, अगला है दोस्त, अब मिट्टी तैयार हो गया, अब क्या होगा, बुआई। अब क्या होगा, मिट्टी तैयार कर लिए, अब क्या होगा, बुआई होगा, है ना। यस सर, सुनते होंगे पापा लोग से कि खेत तैयार है, अब बीज लाना है, अब बोना है ना। तो भैया अब क्या होगा, बुआई। तो क्या कहोगे दोस्त, आप कहोगे बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अगर दोस्त बुआई खराब हो गया तो आप कितना अच्छा फसल क्यों नहीं लगाए हो, मिट्टी तैयार किए हो, दोस्त फसल अच्छा नहीं होगा। तो भैया आप सुनते होंगे बीज अच्छा होना चाहिए। तो बीज अच्छा होने का और खराब होने का एक परख भी करते हैं। जैसे आप एक कोई ग्लास में पानी ले लो, बीकर में कोई ग्लास में पानी ले लो, उसमें बीज को डालो। तो भैया जब आप बीज को डालोगे तो जो अच्छा बीज होगा, यानी जो भरा पूरा बीज होगा, जो सही बीज होगा, वो पानी के नीचे क्या होता है, बैठ जाता है। जो खराब बीज होगा, जो आपको उसके अंदर देखे होंगे वेट कम होता है, वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो देखते होंगे बीज को ऐसे अलग करने का प्रक्रिया होता है ना। तो दोस्त बुआई अगर आपका अच्छा से नहीं हुआ तो फसल आपका अच्छा से नहीं होगा। तो मेरे बच्चा बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। फसल को बोने से पहले अच्छी तरह गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। अब सर ये क्यों बोले साफ एवं स्वस्थ, क्योंकि दोस्त आपको पता होना चाहिए कि मेरे बच्चा अगर आपके पास ये बीकर है, ठीक है, आपके पास ये बीकर में क्या डाला हुआ है, पानी डाला हुआ है, ठीक है, आप इसमें बीज को डाल दो। क्या करो भाई, इसमें आपको बीज को क्या कर देना है, अरे भाई रुक ना, इसमें आपको क्या कर देना है, बीज को डाल देना है। तो जो अच्छा गुणवत्ता वाला बीज होगा तो वो नीचे जाके क्या होगा, बैठ जाएगा। यस सर, अच्छा वाला बीज क्या होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। जो खराब बीज होगा, वो पानी के ऊपर क्या होगा, तैरेगा। जो खराब बीज होगा वो पानी के ऊपर क्या होगा, तैरेगा। भैया याद रखोगे, ये बीज जो पानी ऊपर तैरता है ये आपका खराब बीज होता है। क्या होता है, खराब बीज होता है, खराब बीज होता है। और जो सही बीज होता है वो नीचे जाके क्या होता है, बैठ जाता है। ये आपका सही बीज होता है। क्या होता है बच्चा, सही बीज होता है। तो दोस्त अगर बीज सही नहीं हो तो मिट्टी आप कितना भी अच्छा तैयार किए हो, आपका फसल अच्छा नहीं होगा। तो दोस्त याद रखना, इसलिए बीज को अच्छा वाला ही बोना है। क्या है दोस्त, बुआई फसल उत्पादन का सबसे अच्छा महत्वपूर्ण चरण है। फसल को बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीज का चयन किया जाता है ना, ताकि फसल क्या हो भैया, बहुत अच्छा हो। पता चले मिट्टी बहुत अच्छा तैयार कर लिए अब फसल डुप्लीकेट कर दिए, भाई क्या होगा, कहानी कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा फसल नहीं होगा। चलिए अगला क्या है दोस्त, अब जब बुआई हो गया तो मेरे बच्चा अब आता है बीज बोने का औजार। दोस्त वो तो हल्का था, जमीन को फाड़ने का था, पोला बनाने का था औजार। अब क्या है, बीज को बोने का आपका औजार। भैया बीज बोने का आकार जो पहले आता था, दो आता है। एक कहोगे दोस्त आपका होता परंपरागत औजार, एक क्या होता दोस्त, परंपरागत औजार, और दूसरा क्या कहोगे, सीड ड्रिल, जो अभी आया है ना। दूसरा क्या आया है, सीड ड्रिल। मेरे बच्चा
एक आपका है परंपरागत औजार, बीज जो बोने का औजार है दोस्त, एक आपका परंपरागत औजार और दूसरा क्या है, सीड ड्रिल औजार, है ना। तो आइए दोस्त एक करके देखते हैं। तो पहला क्या है बाबू, परंपरागत औजार क्या होता है मेरे बच्चा, परंपरागत औजार क्या होता है। तो आप कहोगे परंपरागत रूप से बीजों को बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2-3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। यह सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देता है। दोस्त देखोगे अगर आप इस तरह से आकार होता है ना, ऐसा होता है, कीप आकार का होता है। इसमें देखोगे तो 3 नुकीला इस तरह से होता है। रुक जाना। इस तरह से क्या होता है, 3 निकुला होता है, जो इसमें आपको क्या करते हो, बीज को डाल देते हो। ये क्या करता है, इसके बीज अब जमीन के अंदर आपको धंस के ये बीज को अच्छा जगह लगा देता है ना। तो भैया क्या कहोगे, इस तरह से इसी को कीप कहते हैं। भैया इसमें आप बीज को डालते हो, क्या डालते हो, इसमें आप बीज को डालते हो, है ना। इस पाइप के माध्यम से बीज इसमें क्या होता है, इस तरह से 3 तरह नुकीला होता है और ये इस तरह से जाके जमीन में क्या होता है, बीज को लगा देता है। तो क्या है दोस्त, परंपरागत औजार। आप कहोगे परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले भैया औजार कीप के आकार का होता है। कैसा आकार का होता है, कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 2 से अधिक 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। यह सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देता है। इसी को हम परंपरागत औजार कहते हैं, है ना। इस तरह से अब बताओ इसमें क्या है, किसान ऐसे दे रहा है, 3-3 दाना मतलब बीज में जा रहा है, तो बहुत टाइम लगेगा। तो अब दोस्त आ गया कौन सी, अब आपका आ गया सीड ड्रिल। क्या आ गया दोस्त, सीड ड्रिल, जो एकदम वेरी फास्ट है। क्या है, वेरी फास्ट है आपकी तरह। अब सीड ड्रिल क्या होता है, तो आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की क्या होती है, बचत होती है। फटाफट आपका हो जाता है सीड ड्रिल से, ट्रैक्टर के द्वारा, है ना। तो ये क्या है, बहुत अच्छा, कम समय में बहुत अच्छा बीज को अपने अपने स्थान पे, जमीन पे क्या होता है, लगा देता है। ये क्या है, सीड ड्रिल बीज बोने का एक नया तकनीक, आधुनिक औजार है। ये आपका सीड ड्रिल है दोस्त, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है दोस्त, खाद एवं उर्वरक को मिलाना। अब दोस्तों बताओ, अब होता है क्या दोस्त, हर साल फसल होता है। तो हर साल जब फसल होता है तो मिट्टी का उससे क्या होता है, शक्ति क्या होता है, क्षय होता है, यानी कमी होता है। तो मिट्टी की आप शक्ति बने रहे, उसके लिए आप क्या करते हो, खाद मिलाते हो, है ना। ताकि मिट्टी में क्या हो भैया, एकदम शक्ति उसी तरह मेंटेन हो, फसल अच्छा हो। भैया खाद एवं उर्वरक को मिलाना, क्या कहोगे दोस्त, आप कहोगे मेरे भैया वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, खाद एवं उर्वरक कहते हैं। भैया आप जानते हो मिट्टी का पोषक तत्व क्या होता है, घट जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए जो आप एक्स्ट्रा चीज मिलाते हो, भैया यूरिया का नाम सुने होंगे, पोटाश, डीएपी, ये सब जो मिलाते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, खाद एवं उर्वरक कहते हैं। क्या कहोगे दोस्त, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, खाद एवं उर्वरक कहते हैं। भैया आप याद रखोगे, क्या याद रखोगे दोस्त, खाद आमतौर पर हमें गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के अवशेष के विद्यमान से प्राप्त होता है, जबकि उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। अब मेरे बच्चा देखो, खाद जो होता है, आप जानते हो गोबर भी क्या है, एक अपने आप में खाद है दोस्त, है ना। भैया जैसे आप जानते हो क्या, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ पौधा पत्ता से जो गिरता है वो भी जमीन में मिल जाता है, सड़ने के बाद वो क्या होता है, अपघटित होकर खाद बन जाता है। लेकिन दोस्त आप जानते हो उर्वरक को हम क्या करते हैं, प्रयोगशाला में बनाते हैं। क्या है दोस्त, खाद आमतौर पर हमें गोबर या मानव अपशिष्ट या पौधों के अवशेष के विघटन से, क्या लिखोगे, अपघटन से लिखोगे, यहां पे सही कर लेना दोस्त, यहां पे सही कर लेना है, अपघटन से यानी सड़ने गलने से प्राप्त होता है। क्या लिखोगे, अपघटन से, अपघटन से प्राप्त होता है ना। यस सर। फिर क्या कहोगे, जबकि उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। क्लियर है दोस्त, है ना। तो भैया बिल्कुल आप कहोगे, आप देखते होंगे गांव में भैया गोबर भी दे दिया जाता है पेड़ पौधा के जड़ में, ताकि क्या हो जाए भैया, उसको खाद मिल जाए, है ना। चलिए
अब दोस्त आपके बोर्ड एग्जाम में एक शानदार क्वेश्चन बनता है, क्या? खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखे। क्या लिखोगे? खाद और उर्वरक में क्या लिखे? अंतर लिखे। तो आप बहुत अच्छा लिखोगे, खाद और उर्वरक में निम्नलिखित अंतर है। अंतर कैसे लिखते हैं? एक साइड जो जिसका अंतर पूछे, एक साइड वो चीज इधर, एक चीज एक साइड इधर। अंतर मतलब जो इसमें होता है वो इसमें नहीं होता है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलेंगे आपके और आपके दोस्त में क्या अंतर है, तो सर हम लंबे हैं, मेरा दोस्त छोटा है ना। हम गोरे हैं, मेरा दोस्त क्या है कहते हैं ना। चलिए आइए दोस्त, क्या कहोगे? खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? दोस्ती दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, दोस्त कैसा भी हो दोस्त 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 होता है ना। चलिए क्या कहोगे? खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? तो आप लिखोगे खाद और उर्वरक में निम्न अंतर है। एक साइड लिखोगे खाद, एक साइड क्या लिखोगे? उर्वरक। अब दोनों में अंतर फटाफट लिख दोगे। आप लिखोगे खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। भैया खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है, जबकि उर्वरक क्या कहोगे? एक मानव निर्मित लवण है जिसको आप कहां बनाते हो? फैक्ट्रियों में बनाते हो, है ना। फिर लिखोगे भैया खाद खेतों में बनाई जाती है, जबकि उर्वरक से मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। मेरे बच्चा आप लिखोगे खाद खेतों में बनाई जाती है, जबकि इसमें क्या लिखोगे? अच्छा दोस्त यहां लिखोगे अंतर, अरे बाबू ये अंतर यहां पे लिखोगे, खाद खेतों में बनाई जाती है जबकि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। यस सर। तीसरा लिखोगे खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, जबकि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। अंतर लिखना है दोस्त। फिर क्या लिखोगे? भैया खाद में पादप पोषक तुलनात्मक क्या होती है? कम होती है। क्या होती है दोस्त? कम होती है। इसमें क्या लिखोगे? इसमें इसमें लिखोगे उर्वरक में पादप पोषक रूप से, एक दोस्त, खाद में पादप पोषक तुलनात्मक क्या होती है? अधिक होती है दोस्त। क्या होती है इसमें? इसमें क्या होता है बाबू? इसमें अधिक होता है, उल्टा बोल दिया। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप में क्या होती है? तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, जबकि आप इसमें क्या लिखोगे? आप इसमें लिखोगे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटासियम प्रचुर मात्रा में क्या होती है? भैया आप कहोगे इसमें कम होती है। भैया आप सिंपल लिखोगे क्या? खाद में पादप पोषण तुलनात्मक रूप से क्या होती है? अधिक होती है, जबकि उर्वरक में पादप पोषक रूप से कम होती है। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटासियम प्रचुर मात्रा में क्या होती है? अधिक, कम होती है ना। तो भैया खाद और उर्वरक में लह आप अंतर लिख लोगे। क्लियर है बाबू? यस सर। बस इसमें क्या लिखोगे? अधिक होती है, इसमें क्या लिखोगे? कम होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्त क्या है? खाद के लाभ। अब दोस्त खाद के क्या क्या लाभ हैं? आप कहोगे सर खाद के क्या है? निम्नलिखित लाभ है। भैया खाद देने से क्या होता है? आपका फसल क्या होता है? अधिक उगता है ना। क्या लिखोगे? खाद के लाभ को लिखें। आप लिखो खाद के लाभ निम्न है। पहला, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है, क्या कहोगे? पहला, भैया इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है ना। यस सर। फिर कहोगे इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। यस सर। फिर कहोगे इससे सूक्ष्म जीवाणु, क्या लिखोगे दोस्त? इससे सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है ना। फिर लिखोगे इसमें जैविक खाद से मिट्टी का गठन क्या होता है? सुधर जाता है। तो भैया क्या है? खाद के लाभ क्या है? निम्नलिखित है। तो बाबू एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त, एक एक बात याद रखोगे। क्या लिखोगे? इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें मिट्टी की भुरभुरी समझते हो ना, जब आप पोला बनाते हो तो क्या होता है? खुरदरा हो जाता है। इसमें मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। इसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। इसमें जैविक खाद से मिट्टी का क्या होता है? गठन सुधर जाता है। चलिए ये क्या है? खाद के लाभ हैं। अब दोस्त जानते हो सिंचाई। भैया अगर पौधों को देखते होंगे, जब सिंचाई सही से नहीं होगा दोस्त, यानी पानी सही से नहीं मिलेगा, तो क्या होता है? अच्छा से फसल आपका विकसित नहीं होता है ना। तो पानी बहुत जरूरी है दोस्त। जिस तरह से आप देखो भैया, जिस तरह से मनुष्य बिना पानी का जीवित नहीं रह सकता है। देखते होंगे भैया अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, ब्लड के बिना आप थोड़ा देर रह सकते हो। भैया ब्लड कमी है तो थोड़ा हो सकता है, लेकिन पानी बिना आदमी जीवित नहीं रह सकता है। भैया पानी के बिना कोई चीज जीवित नहीं रह सकता है दोस्त। इसलिए सिंचाई, तो भैया आप जानते हो गुरुजी, जब देखते होंगे किसान सब, आप देखते होंगे कभी जब बारिश के टाइम में बारिश नहीं होता है, कहता है हे भगवान वर्षा हो जाए, है ना। तब देखते होंगे आप लोग बोरिंग लगा के, है ना, मोटर से पानी देते हैं खेतों में, ताकि क्या हो? फसल जले नहीं, है ना गुरुजी। यस सर। भैया सिंचाई क्या कहोगे? आप कहोगे निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। भैया निश्चित अंतराल पे खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है ना। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना
आवश्यक है। क्या कहोगे? खेत में नियमित रूप से जल देना क्या है? आवश्यक है। भैया अगर जल नहीं दोगे तो आपका फसल क्या होगा? सूख जाएगा। तो भैया सिंचाई क्या होता है समझ में आ गया दोस्त? क्या लिखोगे? निश्चित समय अंतराल पे जब जब लगेगा, निश्चित समय अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेतों में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। तो भैया आप देखते हो जल कैसे, याद आया गाँव का? बचपन में आप लोग इसी तरह से पंपी सेट से देते होंगे, है ना भैया? बिल्कुल इस तरह से आप भी देखते होंगे, आपका ये जल छिड़काव होता है। तो अब सिंचाई का भी क्या होता है? तरीका अलग अलग होता है ना गुरुजी? यस सर। अब देखो दो सिंचाई के स्रोत, भैया आप क्या कहोगे? सिंचाई के स्रोत क्या होते हैं? भैया सिंचाई के स्रोत भी अलग अलग होते हैं। आप कहोगे कुएं, मेरे बच्चा आप लोग याद करो बचपन में कुआं भी होता था सिंचाई का स्रोत। कुआं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध, नहर आदि जल के क्या है? स्रोत हैं। भैया आप ये जितना बात बोले हैं सब अपने जीवन में आप नाम सुने होंगे। भैया आप बिल्कुल नहर का नाम सुने होंगे, बांध का नाम सुने होंगे, नदियां का नाम सुने होंगे, झील का भी नाम सुने होंगे, है ना? तालाब का भी नाम सुने होंगे जिसको आप लोग पोखर कहते हो। भैया जलकूप का भी नाम सुने होगा जलकूप कुएं का भी नाम क्या होंगे? सुने होंगे आप, है ना? भैया आप कहोगे सर सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं, क्या क्या कहोगे? पहला क्या? मोटर। पहला क्या है दोस्त? सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या है? आप कहोगे मोटर, जिसको घिरनी भी कहते हैं। और दूसरा क्या है? चेन पंप। भैया क्या है? मोटर। क्या है दोस्त? मोटर। दूसरा क्या है? घिरनी मोटर को ही घिरनी कहते हैं। और दूसरा क्या है? चेन पंप है। तो भैया बिल्कुल आइए आपको दिखाते हैं। बाबू यही आपका कुआं है ना? फिर क्या कहोगे? सर ये आपका क्या है? नहर है ना? ये क्या है? आपका नदी है। देखिए आप लोग ये सब ना, चलिए बहुत अच्छा। आइए दोस्त, तो क्या कहोगे? सिंचाई के स्रोत, मेरे बच्चा सिंचाई के स्रोत ये तो बता ही दिया आपको। चलिए तो सिंचाई के पारंपरिक स्रोत में क्या आता है? ढकेली आता है। दूसरा क्या आता है? रहट आता है। क्या आता है? जिसको उत्तोलक तंत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तोलक तंत्र भी बोलते हैं। चलिए दूसरा क्या है बाबू? सिंचाई की आधुनिक विधियां। तो भैया पहला क्या है? छिड़काव। और दूसरा क्या है? ड्रिप तंत्र। मेरे बच्चा ये आधुनिक विधियां इसलिए है क्योंकि दोस्त ये बहुत अच्छा से हो जाता है ना? तो पहला क्या कहोगे? छिड़काव। तो भैया ई कब लगाते हैं? जहां का भूमि समतल ना हो। भैया जब असमतल भूमि होता है, ऊपर नीचा पहाड़ी जैसा होता है, तो वहां पे ऐसे करते हो तो क्या होता है? वहां पे आपका बिल्कुल इस तरह से छिड़काव किया जाता है। बाबू इसको कहते हैं छिड़काव तंत्र। क्या कहते हैं? अगर आप लोग पार्क और गए होंगे तो देखते होंगे ऐसे ही पानी का फुहारा निकलते रहता है ना? और दूसरा क्या है? ड्रिप तंत्र। दूसरा क्या है बाबू? ड्रिप तंत्र। इस तरह से करते हैं, है ना? तो भैया सिंचाई की आधुनिक विधियां कितना है? दो हैं। पहला क्या कहोगे? छिड़काव तंत्र। दूसरा क्या कहोगे? ड्रिप तंत्र। चलिए तो बाबू आपके एग्जाम में पूछेगा छिड़काव तंत्र के बारे में वर्णन करें। तो भैया आपको बता ही दिए छिड़काव तंत्र क्या होता है गुरुजी। तो छिड़काव तंत्र मेरे बच्चा असमतल भूमि पे लगाया जाता है। कहां किया जाता है? तो आप कहोगे मेरे बच्चा इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध है ना? सारे खेत में आप कहोगे सारे खेत में पाइपों है दोस्त, पाइपों का जाल बिछा होता है जिनके मेरे बच्चा ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे रहते हैं, है ना? यह एक पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं और पंप की सहायता से भेजा गया जल मुख्य पाइप से होता हुआ क्या कहोगे? नोजल से वर्षा के रूप में पौधों पर गिरता है। और भैया यह छिड़काव क्या कहोगे? रेतीली मिट्टी के लिए उपयोगी होता है। जहां रेतीली मिट्टी होता है बाबू वहां ये क्या होता है? छिड़काव तंत्र उपयोग किया जाता है। तो यहाँ असमतल जब भूमि होता है दोस्त, तो समतल होता है तो आप ऐसे मोटर से देते हो तो पानी हर जगह चला जाता है। लेकिन जहां असमतल भूमि हो तो वहां पे किसका उपयोग किया जाता है? छिड़काव तंत्र का। और छिड़काव तंत्र कौन मिट्टी में? तो रेतीली मिट्टी में, जहां बालू ज्यादा होता है उस मिट्टी में इसका उपयोग किया जाता है। ये आपका छिड़काव तंत्र है। और दूसरा क्या है दोस्त? ड्रिप तंत्र। भैया ड्रिप तंत्र क्या होता है गुरुजी? तो आराम से समझोगे क्या भैया? इस विधि में पौधों जड़ों पर जल बूंद बूंद करके गिरता है इसलिए इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। सिंपल है भैया। क्या लिखोगे? इस विधि में पौधों दोस्त इसको सही कर लेना, पौधों के जड़ों पर जल बूंद बूंद करके गिरता है इसलिए इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों और तुक्षों को जल देने की सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है ना? एकदम आपको बिल्कुल पौधा के जड़ तक ये क्या होता है? जल पहुंच जाता है। इसमें जल क्या होता है? दुरुपयोग नहीं होता है, इसलिए इसको ड्रिप तंत्र कहते हैं। ये क्या होता है? पौधों के जल तक आसानी से पहुंच जाता है, जड़ तक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है दोस्त?
अगला है खरपतवार से सुरक्षा। तो भैया आप देखते होंगे जब फसल को लगाते हैं तो उनके साथ आपका फसल तो बीज तो आता ही है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा आपका खरपतवार भी आ जाता है। तो वो दोस्त अगर वो सब भी रहेगा तो फिर क्या होगा, फसल ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखो दोस्त अब होगा क्या, देखिए ध्यान से, अगर मेरे बच्चा यहाँ पे ये फसल है ना, आपका ये बीज है, अब यहाँ पे ये भी बीज है, अब यहाँ पे ये भी बीज है, ये एक्स्ट्रा है, ये क्या है, खरपतवार है। तो ये जो डेवलप करेगा तो ये भी आप क्या कहोगे, सर ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, इस पे पूर्ण रूप से सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाएगा, इनके आप कहोगे जड़ जल्दी अच्छा से फैल नहीं पाएगा। तो भैया खरपतवार को क्या होता है, सुरक्षा देना होता है, खरपतवार को हटाना होता है ताकि आपका जो ओरिजिनल बीज हो वो ग्रोथ कर सके। तो भैया खरपतवार से सुरक्षा करना होता है ना। तो देखते होंगे जब आप फसल बोते हो तो किसान क्या करते हैं मेरे बच्चा, कुछ एक्स्ट्रा दवाई कीटनाशक का ला के वो खरपतवार को सुखा देते हैं ताकि आपका ओरिजिनल पौधा जो है वो अच्छा से ग्रोथ कर सके, है ना। तो क्या कहोगे, आप कहोगे खेत में कई अन्य अवांछित, क्या लिखोगे, या अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। भैया इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। भैया खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। मेरे बच्चा जब आपको क्या बोले, फसल को बोते हो उनके साथ कुछ अवांछित पौधे भी प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं, उग ही जाते हैं, है ना। भैया वो आपके पौधों को क्या होते हैं, अच्छे से ग्रोथ नहीं होने देते हैं, भैया उनको हटाना होता है। क्या कहोगे, आप लिखोगे खेतों में कई अनअवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। भैया इन अवांछित पौधों को मेरे बच्चा खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, निराई कहते हैं, है ना। एकदम ये किसान भाई साहब क्या कर रहे हैं, इनके आपके फसल में जो एक्स्ट्रा आया है भैया उस खरपतवार को हटा रहे हैं। चलिए अब क्या है दोस्त, खरपतवार को नियंत्रण करने के तरीके। तो अभी बताया आपको, क्या कहोगे भैया खरपतवार के नियंत्रण करने के तरीके क्या हैं, निम्न है। मेरे बच्चा फसल उगाने से पहले खेत जोतकर इसे खरपतवार पौधों सूखकर मर जाते हैं। आपको बोले थे क्या, मिट्टी को अच्छा से क्यों किया जाता है मेरे बच्चा, मिट्टी को अच्छा इसलिए बनाया जाता है ताकि जो आपके मिट्टी में खरपतवार पहले से उगा हो वो सूख जाए। जैसे आप खेत को क्या करोगे, जुताई करते हो तो वो उखड़ जाता है, उनका जड़ पृथ्वी के कांटेक्ट से टूट जाता है, तो मिट्टी के कांटेक्ट से जैसे ही टूटता है वो क्या होता है, सूख जाता है। मेरे बच्चा क्या कहोगे, खरपतवार नियंत्रण करने के तरीके क्या कहोगे दोस्त, फसल उगाने से पहले खेत जोतकर इसे खरपतवार पौधे क्या करते हैं, सूख कर मर जाते हैं। दूसरा, पुष्पन एवं बीज बनने से पहले हाथ से या खुरपी की सहायता से पौधों को क्या करते हैं, उखाड़ कर लगाते हैं ताकि जो आपका एक्स्ट्रा हो क्या हो जाए, हट जाए। मेरे बच्चा खरपतवारनाशी रसायनों का उपयोग करके इसे खरपतवार पौधे क्या करते हैं, मारे जाते हैं। आप देखते होंगे भैया कुछ कीटनाशक दवाई होता है जो खरपतवार को क्या करते हैं, मार देते हैं। क्या कहोगे, खरपतवारनाशी रसायनों का उपयोग करके इसे खरपतवार को पौधे को क्या करते हैं, मर जाते हैं। खरपतवार पौधे क्या होते हैं, मर जाते हैं इसे जब छिड़काव करते हो आप। तो अब दोस्त अब अंतिम में क्या आता है, कटाई। क्या आता है, अब दोस्त ये पल जो होता है किसान के लिए सबसे सुखद पल होता है। देखो कितना प्रक्रिया है दोस्त, है ना। अब अंतिम में क्या करेंगे, कटाई करेंगे। अब दोस्त क्या होता है, कटाई। तो क्या कहोगे, जब फसल तैयार हो जाती है तो उसे काटा जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, कटाई कहते हैं। भैया फसल काटने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसे क्या कहते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। भैया काटी गई फसल से बीजों का अलग करना होता है, इसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। देखते होंगे आप थ्रेसर, भैया जब आपका फसल कट जाता है तो उनको अलग करना होता है। भैया फसल को डंडा के अलग, फसल का जो बीज होता है उनको अलग, उनको क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। कटाई क्या होता है दोस्त, जब फसल तैयार हो जाती है तो उसे काटा जाता है, इसे हम कटाई कहते हैं। भैया फसल काटने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसे आप हार्वेस्टर कहते हैं, और काटे हुए फसल से बीजों को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है ना। ये फसल काट रहा है, ये फसल को अलग कर रहा है, आप गाँव में देखे होंगे, इसी को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, थ्रेसिंग कहते हैं। अब दोस्त जब कटाई हो गया तो अंतिम में क्या होगा, भंडारण होगा। क्या होगा दोस्त, भंडारण होगा। अब भैया भंडारण क्या होता है, भैया भंडारण क्या होता है दोस्त, तो भैया भंडारण क्या होता है, आप कहोगे फसल की प्राप्ति होने के बाद उसे सुरक्षित रख दिया जाता है जिसे हम भंडारण कहते हैं, है ना। भैया भंडारण से हमें चूहे कीटों से फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है ताकि उसको खाने के लिए बचाया जा सके। भैया सबसे बड़ी समस्या होता है इस, आप देखते होंगे अपना लोग के पास तो उतना अच्छा साधन नहीं होता है, तो अपना लोग फसल को क्या करते हैं भैया, मतलब फसल जो कट जाता है उनको बेच देते हैं। लेकिन उनको कहीं रखने के लिए क्या चाहिए भैया, ऐसे जगह पे रख दो जहां पता चले क्या हो भैया कि चूहा और खा जाए, तो फिर कैसे अनाज बनेगा। तो अनाज को भी स्टोर करने की जरूरत है, तो ऐसे जगह पे रखो जहां पे क्या हो, चूहा कीट और ना हो, है ना। भैया ये क्या है, गोडाउन है, गोडाउन में क्या कर दिया जाता है, भंडारण कर दिया जाता है।
और अंतिम में लास्ट है दोस्त क्या, पशुपालन। क्या है बाबू, पशुपालन। ये दोस्त आप कहोगे क्या, पशुओं को पालकर भी खुद पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ, क्या कहोगे दोस्त, पशुओं को पालकर भी क्या किया जाता है, खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। भैया आप जानते हो पशु के गोबर होते हैं, है ना, भैया उनसे भी खाद बनाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। बताओ, तो भैया मेरे बिल्कुल पशुपालन आपका क्या है, लास्ट टॉपिक है। तो भैया पहला आपका चैप्टर क्या हुआ, खत्म हो गया, है ना दोस्त। भैया एकदम समझ में आया, लाहा लाहा बता दो भैया। अब इसके बाद बच्चा आपका क्वेश्चन, बिल्कुल अगली क्लास में आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव सब धुआं धुआं कर देंगे, है ना। तो भैया बिल्कुल एकदम अच्छा लगा हो तो भैया सभी को क्या कर देना है, एकदम लाइक कर देना है। सभी को मेरे बच्चा एकदम कोई भी डाउट हो तो आपको क्या कर देना है, कमेंट कर देना है ना। और भैया क्या कोई डाउट रहा तो वो कमेंट कर देना है, और जो भी आपको लगे और डिमांड चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू दोस्त, लव यू, टाटा।